दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद किस-किस के बीजेपी में क्या हालत खराब होनी है उसकी तस्वीर अभी से दिखनी इसलिए शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में जाने का सिलसिला और बीजेपी को छोड़ करके भागने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो तस्वीर बता रही है कि आगे और क्या नज़र आने वाला है। रिजल्ट्स किस तरह के रहने वाले हैं ये अभी से दिखना शुरू हो गया है। इसी वजह से चर्चा ये है कि इस वक्त हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र के चुनाव से पहले भी कुछ बदलाव हो सकते हैं और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो तस्वीर और साफ हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में गिरता ग्राफ है उसी तरह की कुछ रिपोर्ट्स आ रही है महाराष्ट्र से। अब बड़ा जो इस वक्त फैसला बीजेपी ने करना है वो ये चुनाव के बाद करना है। संघ की भी बात काफ़ी दिनों से इसी पर टिकी हुई है कि जब ये चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे उसके बाद संघ बीजेपी में जो बदलाव करने की पूरी इतनी चर्चाएं चल रही हैं, ये पूरी कवायद हो रही है, ये सब कुछ चुनाव के बाद होगा और क्या बड़ा बदलाव हो सकता है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव खन्ना जी, उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर अगर आज हरियाणा में जिस तरह तस्वीर देखने को मिली कि अशोक तंवर मात्र 2 घंटे के अंदर अपना फैसला बदल कर दूसरे पाले में जाकर बैठ जाते हैं, तो एक बात तो साफ हो गई है कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जो कि इस वक्त पूरे चुनाव को देख रहे हैं, हरियाणा में प्रभारी है, वहीं पर विप्लव देव भी इस वक्त है वहाँ पर, लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा डावाडोल है, क्योंकि ये तो किसी गिनती में ही नहीं आ रहे हैं तो पहले से ही मोदी और शाह के होने के बावजूद इस तरह का पलायन इन पार्टियों में शुरू हो गया है। तो आपका क्या मानना है सर यहाँ पे कि ये तस्वीर क्या वाकई में संघ द्वारा बदली जाएगी और ये जो चर्चाएं हैं कि चुनाव के बाद बड़ा फेरबदल होगा, ये फेरबदल दिखाई देगा? देखिए, फिलहाल तो आप ये देखिए कि बीजेपी के अंदर एक तरह से वो जो रैटलिंग है ना, जिसको हम कहते हैं कि रैटलिंग जो है वो काफी बढ़ चुकी है। अब आप सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे हैं, साथ में बिल्कुल साथ लगता स्टेट पंजाब है। वहां पर जो बीजेपी के अध्यक्ष है सुनील जाखड़, कुछ दिन पहले खबर आई कि उन्होंने रिजाइन दे दिया है, फिर उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, चुप रहे, इनका भी कोई बयान नहीं आया। पर आज जो खबर छपी है तो उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को कहा है कि पंजाब के प्रति जो आपका रवैया है या पंजाब के प्रति जो आपकी अप्रोच है वो गलत है, उसको बदलने की जरूरत है। तो आप इसे देख लीजिए। हरियाणा की आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हरियाणा में जिस तरीके से आज अशोक तंवर गए, अशोक तंवर देखिए, अशोक तंवर को आप कुछ साल पहले जाइए, 2019 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और वो उससे पहले कांग्रेस के स्टेट यूनिट चीफ थे। अब उसके बाद उनका क्योंकि डेफिनेटली भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप से नहीं मेल बन पा रहा था, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस गए, अपनी पार्टी फ्लोट की, फिर बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी से हाल का चुनाव सिरसा का हारे और फिर वो वापस आए। अच्छा, महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में अभी पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है, बट डेफिनेटली बीजेपी की एक और रैटलिंग जो है वहां भी नजर आ रही है खास तौर पे। तो एक चीज है कि संघ कह लीजिए, बीजेपी कह लीजिए, कहीं ना कुछ तो आपको वो करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे, क्योंकि अब जो ग्राफ है देखिए, आप हरियाणा को लीजिए तो हरियाणा में देखिए एक चीज को समझिए कि हरियाणा क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया ऑल ऑफ अ सडन। इस बार पूरा का पूरा फोकस हरियाणा की इलेक्शंस पे क्यों है? 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक गुजरात मॉडल प्रमोट किया, ठीक है। हरियाणा वो पहला प्रदेश था जहां उस गुजरात मॉडल को इंपोज किया गया, मतलब जिस तरीके से लगाया गया वो उसका एक सीधा सीधा चेहरा था, मनोहर लाल खट्टर, जिनकी कोई मतलब प्रदेश के अपने यूनिट में कुछ इतनी पहुंच नहीं थी, कुछ नहीं था, मोदी के हैंड पिक्ड मैन थे, तो उन्होंने इंपोज कर दिया खट्टर को वहां पर। और आज हम देख रहे हैं कि वो खट्टर कहां है, कहां है खट्टर, और उनकी जो आप लेगेसी कह लीजिए, अनरेवलिंग, जो लगातार खट्टर जो है ना, वो एक ऐसे कैंडिडेट इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में दिए जो लगातार अनरेवल होते चले गए, चाहे वो राम रहीम का मसला हो, चाहे वो 2016 के दंगे हों, चाहे फिर और जो मतलब हरियाणा की जो एक इकोनॉमी को लेकर कुछ इश्यूज हैं उस पर आप देख लीजिए। तो वो गुजरात मॉडल जो हरियाणा से शुरू हुआ था, आज 10 साल बाद वो हरियाणा से ही कहीं ना कहीं उस मॉडल की जो है जो उसका गायब होना है वो भी कहीं ना कहीं हरियाणा से शुरू हो रहा है। अब संघ को डिसाइड करना है, बीजेपी को डिसाइड करना है कि वो क्या करना चाहते हैं इसमें। अब वो करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, अब आप
क्या आप वेट करेंगे महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव तक? और दूसरी चीज, आप एक चीज समझिए कि प्रधानमंत्री, मतलब मैं आज सोच रहा था कि प्रधानमंत्री का कैंपेन कैसा होना चाहिए। आपने आज की खबर पढ़ी होगी झारखंड में जो उन्होंने कहा कि यहां पर ट्राइबल्स और हिंदू कम हो रहे हैं। मतलब क्या आपका प्रधानमंत्री इतने छोटे दायरे में कैंपेन करेगा? मुझे एक चीज याद आती है विनीता, 2007 का चुनाव, गुजरात का चुनाव, वहां पर मनमोहन सिंह की 1 या 2 रैली हुई थी उस चुनाव में, और उन्होंने बड़े देखिए प्रधानमंत्री की जो रैली होती है वो केवल अपनी पार्टी के लिए एक मैसेज देना होता है, जो भी होता है वो आप इस तरीके से कैंपेन नहीं करने बैठे जाते कि जिस तरह कोई कॉर्पोरेशन का चुनाव हो। और हरियाणा तो अभी आप देखिए तो 2 दिन से तो पहले ही मोदी और शाह की रैलीज खत्म हो चुकी हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यही नरेंद्र मोदी, यही अमित शाह आखिरी मिनट तक रैली और रोड शो करते हैं किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है। अब तक तो ऐसे ही था, अब आगे क्या होगा आप देखिए। पर कहीं ना कहीं वो हरियाणा से शुरुआत है, 2 दिन पहले इन्होंने अपना सारा वो समेट लिया काम। पर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक चीज पे आपको थोड़ा याद कराना चाहता हूं, हमारे जो दर्शक है उनको। वहां डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी एक स्पीच दी थी सूरत में, और वहां उन्होंने तमाम बातें कही देश को लेके, क्या है, क्या समस्याएं हैं, क्या सॉल्यूशन है, क्या है। और उन्होंने केवल वोटर्स को एक मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था, आई होप गुजरात एंड द पीपल कम बैक टू द मेन स्ट्रीम पॉलिटी ऑफ द नेशन। मेन स्ट्रीम पॉलिटी मतलब एक सेकुलर फैब्रिक, एक हमारा जो मिलजुल के चलने का एक हमारा एक कल्चर रहा है, उसको लेके। अब उनके सामने आप यहां मोदी साहब की स्पीचेस को आप लगातार देख लीजिए, खासतौर पे चुनावों में मोदी साहब की स्पीचेस या तो कम्युनल उस पर रही हैं, या फिर आप लगातार कांग्रेस को अटैक करते रहे। अब हरियाणा में आपने लगातार, आपने कहीं दामाद की बात की, कहीं पे आपने भ्रष्टाचार की बात की। सवाल सीधा यह है कि 10 साल से आप केंद्र में हैं, 10 साल से आप हरियाणा में, आप अगर रॉबर्ट वाड्रा को टारगेट कर रहे हैं तो क्यों उनके खिलाफ आज तक कोई चार्जशीट नहीं दायर कर पाया? आपका सबसे बड़ा फेलियर तो ये है। तो ये जो चीजें हैं, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉइंट है, जो है वो हमेशा इलेक्शंस में दिखाई देता है। उसके अलावा वो तो अभी हाल ही में जैसे बीजेपी के नेता ने ये बोला कि आप आए राहुल गांधी तो अपने जीजा को भी साथ ले आते हैं। हमेशा ये नाम सिर्फ इलेक्शंस में सुनाई देता है। अब लगता है कि आपको नहीं लगता बीजेपी के खुद के एजेंडास बहुत ओल्ड बुक की तरह हो चुके हैं, जिसे कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है? डेफिनेटली ये एक वो रिकॉर्ड है। अगर आपको याद हो, पुराना एक रिकॉर्ड प्लेयर होते थे पुराने दौर में, आज खत्म हो गए हैं, टर्न टेबल्स किसी नए फॉर्मेट में आ रहे हैं। उसमें क्या होता था, जब आप सुई रखते थे ना किसी रिकॉर्ड पे और रिकॉर्ड खराब होता था तो उसकी सुई अटक जाती थी, वही लाइन बार 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 वही बजती रहती थी। अब कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ वो आ चुका है वो दौर, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल इमेजिनेशन खत्म हो चुकी है। आखिर कब तक आप वही कम्युनल लाइंस पे वोट मांगेंगे? आप पावर में हैं। देखिए आज 10 साल पावर में रहने के बाद आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपनी उपलब्धियों पे वोट मांगे। क्या आप वो कर रहे हैं? मोदी सरकार में ये तो अमृतकाल आया हुआ है, जिस हिसाब से प्रोपेगेंडा चलता है, इससे बढ़िया तो कोई काल नहीं था। तो फिर क्यों आप अपनी परफॉर्मेंस पे वोट नहीं मांगते? क्यों आप जाके वही डिवाइसिव एजेंडा कह लीजिए, या एक बिल्कुल निम्न स्तर का जो अटैक है वो परफॉर्मेंस पे अगर वोट नहीं मांगा जा रहा तो इसके अलावा कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि वो खुद को एस्टैब्लिश कर सके आगे? डेफिनेटली ये चीज तो है कि भाई वही तो मैं बोल रहा हूं, 10 साल से आप पावर में हैं। आप कहते हैं कांग्रेस भ्रष्ट थी, ठीक है भ्रष्ट थी, मान लेते हैं हम ये भ्रष्ट थी, पर 10 साल में आपने क्या किया उसको ठीक करने के लिए? और उसके रिजल्ट्स कहां हैं? उसके रिजल्ट्स कहां है? टेंजिबल रिजल्ट्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हालात ये है कि आप देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर होके जिस स्तर पे आप जाके कैंपेन करते हैं, आप देखिए उस चीज को। आप अपनी अचीवमेंट्स क्यों नहीं गिना पा रहे? चाहे वो इकोनॉमी पे है, चाहे सोशल उसमें है। अब हरियाणा की हम बात करें, दावा है कि वहां पर सेक्स रेशो बहुत इंप्रूव हुआ है, पर क्या इस दावे को आपने कहीं कैंपेन में यूज किया? क्यों नहीं किया? क्या ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है इस देश के लिए? तो बात वही है, वो एक घिसे पिटे रिकॉर्ड पर आके, और कहीं ना कितनी बार आप विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे? मोदी साहब को तो ये होता है ना, कहीं पे विक्टिम कार्ड भी खेलने बैठे आते हैं कि मुझे गाली देते हैं, मुझे ये करते हैं, मुझे टारगेट करते हैं। कब तक? यू आर द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री, मोस्ट पावरफुल और सबसे ऊंचे ओहदे पे आप बैठे हैं, आपसे कुछ और उम्मीद की जाती है।
ये इस तरह की कैंपेन की उम्मीद नहीं होती। और ये हरियाणा का तो सीधे सीधे आप देख लीजिए कि 2 दिन पहले अपनी रैलीज को वाइंड अप कर दिया है नरेंद्र मोदी ने भी, अमित शाह ने भी, जो कि इनके जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उससे बिल्कुल विपरीत है। जी यहाँ पर अगर एक सवाल में शुरुआती उसमें मैंने एक बात और कही थी कि संघ भी क्या इसकी वेट कर रहा है कि भाई हरियाणा और महाराष्ट्र में कैसे इनको मौका मिलेगा कि अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो फिर वो एक बड़े बदलाव की यहाँ पर अपनी शुरुआत कर देगा। क्योंकि एक बात मानी जा रही है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है अब वो लोग उससे बोर हो रहे हैं। इस बोरियत को खत्म करने के लिए एक नए चेहरे को रिप्लेस करने की जरूरत है, वरना कोई पार्टी इस पार्टी को रिप्लेस कर देगी। देखिए, ये डेफिनेटली संघ को अगर रिप्लेसमेंट करनी है, कुछ चेंजेस लाने हैं, तो उनके पास भी कुछ टेंजिबल चीज होनी चाहिए ना दिखाने के लिए, या मतलब कोई कारण होने चाहिए, जो टेंजिबल कारण होते हैं वो बताने के लिए होने चाहिए। तो अगर आपका परफॉर्मेंस इलेक्शंस में बुरा रहता है तो डेफिनेटली वो कारण आपको मिल जाता है। लोकसभा चुनाव में आपकी जो उम्मीदें थी, जो आपके दावे थे, उम्मीदें तो क्या मतलब जो दावे थे, उसमें आप खरे नहीं उतर पाए। और फिर जो आपका सबसे अहम, आपका जो जिसको कहते हैं ना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो थी, राम मंदिर का मुद्दा, वो भी बैकफायर कर गया। तो संघ के लिए भी चिंता की बात है। अगर ये पॉलिटिकली वो दे चाहता है कि कंट्रोल रहे थ्रू बीजेपी, तो वो भी एक मुद्दा है। तो अगर इलेक्शंस में आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती तो डेफिनेटली संघ के पास वो ग्राउंड्स होंगे चेंज करने के लिए। फिर आपने कहा कि चेहरा, वो चेहरा क्यों इतना पुराना पड़ गया? क्योंकि कुछ नया आप लाए ही नहीं। कब तक वही चीजें बोलते रहोगे आप? कब तक आप हर चीज? और देखिए, ये एक मॉडल है, ये जो आप मॉडल देख रहे हैं इस कंट्री में, या हम लोग गुजरात में आज से 20 साल पहले 25 साल पहले देख चुके हैं, वो ये होता है कि आपको अपने फेलियर के लिए कोई किसी को क्रिएट करना होता है। तो आपका फेलियर क्रिएट करने के लिए आपने कांग्रेस को फिलहाल खड़ा किया। तो अब कांग्रेस जो है, कितनी बार आप 2G स्कैम के हल्ले में आए थे, कुछ प्रूव नहीं हुआ। उसके बाद आपने राहुल गांधी को पप्पू बनाया, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को एक तरीके से जो री इन्वेंट किया राहुल गांधी ने, और अपने आप को जिस तरह इवॉल्व किया एज ए डेमोक्रेटिक लीडर, आज उनके सामने आप फीके पड़ रहे हैं। और किन कारणों से पड़ रहे हैं हम सब जानते हैं। और मीडिया के थ्रू कितना हल्ला मचाएंगे? आफ्टर ऑल आपने मीडिया को जिस तरीके से यूज किया और जिस तरीके से मीडिया को आपने बर्बाद किया, मेन स्ट्रीम मीडिया को, आज मेन स्ट्रीम मीडिया का एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। वो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस सबसे ज्यादा टीवी में दिख रहा है आपको। आप जाके पूछिए लोगों से कि टीवी की व्यूअरशिप कितनी गिरी है। और सोशल मीडिया वो ऑब्वियसली दोधारी तलवार है। आपने एक समय तो इस्तेमाल कर लिया जब तक आपको उसका फायदा हो रहा था, झूठ जब चल रहा था या प्रोपेगेंडा चल रहे थे। प्रोपेगेंडा बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, वो एक अलग विषय है कि कितना स्तर गिर गया है हमारा यहाँ सोशल मीडिया है, किसी भी चीज या प्रोपेगेंडा का और बाकी चीजों का, जो आपकी इवन प्रोपेगेशन जो है अपनी व्यूज की, वो भी गिरते हैं। हर पार्टी का गिरा हुआ। पर आपने तो उसमें कहीं ना कहीं एक नए आयाम स्थापित किए ना, आईटी सेल कभी हमने सुना ही नहीं थी ये चीजें। आईटी सेल, उसकी फंक्शनिंग, फिर झूठ काउंटर, क्या क्या चीजें हुई हैं उसके बाद। तो आज वो चीजें जब उल्टी पड़ रही हैं तो आप ब्रॉडकास्टर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब वो कंट्रोलिंग जो है ना, वो डेमोक्रेसी में हो नहीं पाती, और इंडिया जैसे देश में तो कतई नहीं हो पाती, क्योंकि इतना वास्ट और डाइवर्स देश है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मुश्किल है। तो डेफिनेटली संघ के लिए एक चैलेंज है। अगर आप इन्हीं फेसेस से आगे जाना चाहते हैं तो फिर या तो इनको री इन्वेंट करना होगा बहुत बड़े पैमाने पे, और वो आप कैसे करेंगे ये अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस, पर्टिकुलरली जो सरकार की परफॉर्मेंस ऑन इकोनॉमिक फ्रंट है, वो तो बहुत मतलब बुरे हालात हैं, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, इन्फ्लेशन है। क्या बोलेंगे आप? आपको याद होगा एक समय जब दिल्ली में सुषमा स्वराज की सरकार हारी थी, तो उन्होंने क्या था कि कहा था कि हम प्याज की वजह से चुनाव हार गए। उस समय प्याज के रेट बहुत बढ़े थे। अब क्या बोलेंगे आप? प्याज के रेट अभी भी बढ़े हुए हैं। क्या किया? तो ये तमाम चीजें हैं जो इनको इंपैक्ट कर रही हैं इस समय। जी बिल्कुल, और इसी से ये पता लग जाता है कि किस तरह से अपने ही किए हुए वादे करने के बाद में जब आप पूरा नहीं करते हैं तो लोग उसको भूलते नहीं हैं। आप शायद भूल जाते हैं और अपनी सत्ता में मदमस्त हो जाते हैं, लेकिन लोग नहीं भूलते हैं। लेकिन वहीं पर अब आरएसएस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज आ गया है कि अगर उसे सत्ता के आजू बाजू रहना है तो उसे चेहरा बदलना होगा, और इन्हीं चुनाव के बाद ये चेहरा बदलने की तस्वीर भी सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।